हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। अब आप जुड़ गए हैं अपनी रेडियो दोस्त ईशा राजे तिवारी के साथ। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। आइए दोस्तों, अब हम मुलाकात करते हैं मनीष धनखड़ जी से और जानते हैं उनके आखिर क्या विचार है संविधान की विशेषताओं को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार ईशा जी। संविधान की विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी बातचीत हम संविधान पर कर लेते हैं कि हमारा भारतीय संविधान क्या है। जी, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। देखा जाए तो ये सरकार और नागरिकों के बीच के जुड़ाव का माध्यम है जिसको हम संविधान के रूप में देखते हैं। जी, तो मनीष जी, अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें, हमारे संविधान की क्या कुछ विशेषताएं हैं तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर हम इतिहास पे थोड़ा सा गौर फरमाएं तो ये जानना ज़रूरी है कि ये आया कैसे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसकी साइनिंग हुई थी 24 जनवरी 1950 में और ये इफ़ेक्ट में लाया गया था 26 जनवरी 1950 में। जी। ये आज तक का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है और इसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया गया था। बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं कि इस संविधान के स्रोतों की बात हमेशा होती आई है कि हमने अलग अलग स्रोतों से हमारे संविधान को उठाया है। जी जी। तो इन संविधान के स्रोतों में जो मुख्य देश आते हैं वो हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी और कनाडा। इनके अलावा और भी अन्य देशों से हमारे संविधान में चीज़ें ली गई हैं। मनीष जी, अगर हम विशेषताओं की बात करें तो उसमें एक आ जाती है एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। तो इसकी क्या विशेषताएं आपको नजर आती हैं? जी, जहाँ तक हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही प्यारी चीज़ है क्योंकि इसका मतलब ये निकलता है कि हम देश के किसी भी कोने में रहें, हमारी नागरिकता एक ही रहेगी, हम भारतीय ही कहलाएंगे। तो ये संविधान की खूबसूरती है। बिल्कुल, अगर हम दूसरे देशों में देखें तो कई देश ऐसे हैं जहां इलेक्शन होता है और सीधे प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ हम एक संस्था का चुनाव करते हैं और वहाँ से हमें नेता मिलता है। तो क्या आपको ये विशेषता लगती है? जी बिल्कुल, ये विशेषता है क्योंकि अगर हम देखते हैं जैसे अमेरिका के चुनाव की हम बात करें तो वहाँ पे सीधे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। जी। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे हम एक पूरी गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं खुद अपने लोगों के द्वारा। तो इससे फ़ायदा ये है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं गवर्नमेंट से डायरेक्टली जी हाँ। और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने इन्हें खुद चुना है तो हमारे लिए ये बहुत बेहतर एक गवर्नमेंट बन सकती है। संस्था के चुनाव की हमने बात की तो ये चुनाव किया जाता है मत देकर, अपना वोट देकर। 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को मत देने का अधिकार मिला हुआ है। तो क्या विशेषता है इसकी? इसके पीछे हो सकता है ये धारणा रही हो कि 18 साल की उम्र के बाद हमारी सोचने समझने की शक्ति थोड़ी बेहतर हो जाती है और क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है तो ज़रूरी है कि हमारी जो गवर्नमेंट का चुनाव हो वो इस तरह की सरकार बने जो लोगों का फ़ायदा देखे और उनके लिए काम कर पाए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम 18 साल के बाद लोगों को वोट देने का अधिकार देते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, कुल 6 मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं। तो आपको लगता है कि ये हमारे लिए फायदेमंद है? जी बिल्कुल, लेकिन मेरा इस पे एक और मत है, वो ये है कि मौलिक अधिकार अपनी जगह सही है, साथ ही मौलिक कर्तव्यों का भी उसमें वर्णन किया गया है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने अधिकारों की बात तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कर्तव्यों में कहीं ना कहीं अभी हम पीछे चल रहे हैं। तो शायद उन दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलने से हमारा देश ज़्यादा विकास कर पाएगा। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका भी मिली हुई है, तो ये आपको लगता है दूसरे देशों से कुछ अलग है और इसे कुछ विशेष बनाती है? जी बिल्कुल, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक बहुत ही अहम हिस्सा है किसी भी देश का। जहाँ तक हम देखते हैं कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी
तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे किसी तरह की गड़बड़ की जाए या किसी तरह का चीज़ों को छुपाया जाए, लेकिन क्योंकि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है तो वो अपने हिसाब से बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जी। आराम से अपने डिसीजंस दे सकती है। विशेषताओं में ये भी विशेषता है कि नरम और कठोरपन का ये एक कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा जो हमें देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, कठोरता और लचीलापन ये हमारे संविधान की एक बहुत ही अहम चीज़ है और इस पे मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। वो ये है कि इससे हम क्या समझते हैं। लचीलापन मतलब ये कि संविधान में जब भी संशोधन होते हैं तो वो नॉर्मल मेजॉरिटी से किए जा सकते हैं, ये हमारे संविधान का लचीलापन है। लेकिन वहीं कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पे नॉर्मल मेजॉरिटी से ही सिर्फ संशोधन नहीं किए जा सकते, वो हमारी कठोरता में आता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पे हमें लचीला होना ज़रूरी है और कुछ ऐसे भी होते हैं जिस पे कठोर होना बेहद ज़रूरी है। हमारे देश भारत में अगर हम बात करें तो हमें विभिन्न संस्कृति देखने को मिलती है, अलग अलग कल्चर है, लोगों के अलग अलग भाषा है, लेकिन सब मिलजुल कर रहते हैं। धर्म की अगर बात करें तो धर्म भी हमें कई देखने को मिलते हैं, फिर भी सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। आप इसे संविधान की विशेषताओं से किस प्रकार से जोड़ेंगे? जी ऐशा जी, बिल्कुल सही कहा आपने और यही शायद हमारे देश की खूबसूरती है कि इतने वर्षों से हमारे यहाँ पे अनेकों तरह के जो रीजन्स हैं वो एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही सारे त्यौहार मनाते हैं, एक साथ ही मिलजुल कर सारी चीज़ों में अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी यूनिटी को दिखाता है कि इतने सारे धर्म होने के बावजूद भी हम एक होकर रह पा रहे हैं और बिल्कुल आगे भी ऐसे ही रहेंगे। और जहाँ तक हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में सारे ही धर्मों को समान अधिकार दिया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे संविधान की। मनीष जी, आपके कुछ युवा दोस्त भी होंगे जिनसे आपकी बातचीत होती रहती होगी, तो दूसरे युवाओं के क्या विचार है, एक युवा क्या सोचता है? जी ऐशा जी, इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अभी भी संविधान को लेके हमारी जो समझ है उसमें थोड़ा सा अभाव है। आजकल ज़्यादातर हम जो देखते हैं वो ये है कि युवा बहुत ज़्यादा मीडिया से जुड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। दिक्कत ये आती है कि जो भी हम देखते हैं उसको हम सच मान लेते हैं और वही हमारी थॉट को बनाता है, हमारी सोच को भी वैसा ही बनाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम मीडिया पे देखते हैं वो सही ही है। शायद हम कोशिश नहीं करते उसकी ऑथेंटिसिटी पे जाने की, उसकी तह तक जाने की कि उस बात में कितनी सच्चाई है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अभी दिक्कत वाली बात है। इसकी वजह जहाँ तक मुझे लगता है वो ये है कि हमने पढ़ना कम कर दिया है, किताबों से हमारा लगाव थोड़ा सा छूट गया है और मोबाइल फ़ोन्स पे ज़्यादा आ गया है। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि अगर हम ऐसे ही मीडिया पर देखकर अपने विचारधाराओं को बनाते रहेंगे तो आगे हमारी धारणा को बदलने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी और वापस से सही राह पे आने में बहुत वक्त लग जाएगा। ऐशा जी, जहाँ तक हम बात करते हैं संविधान की तो हम अपने मौलिक अधिकारों को लेके बहुत ज़्यादा हमेशा से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब बात कर्तव्यों की आती है तो कहीं ना कहीं अभी भी हम पीछे हैं। तो जब हम संविधान के लिए आगे खड़े होते हैं या बात करते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि उससे पहले हम ये जान लें कि हमारे भी कुछ कर्तव्य, हमारे भी कुछ दायित्व बनते हैं जो हमें राष्ट्र के लिए करने हैं। जी। अधिकार मिले हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको अपना कर्तव्य भी निभाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगता है संविधान, लेकिन हाँ, अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान रख के उस पर काम करते हैं तो हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, और ये युवा का दायित्व भी बन जाता है कि अगर हमें अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी है, अधिकारों के बारे में भी जानकारी है, तो हम एक सही निर्णय ले सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े। हमसे जुड़ने के लिए मनीष धनगर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों, अपनी रेडियो दोस्त ईशा राजे तिवारी को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप सभी बने रहिए युवाणी के साथ। धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।